हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम टेंस के अंतर्गत पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। तो इस प्रकार के वाक्यों में अंत में चुका, चुकी, चुके अथवा या, ये, ई के बाद था, थे, थी आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं चला था या मैं चल चुका था। जब मैं उसके घर पहुंचा वो खाना खा चुका था, या हमारे पत्र लिखने के बाद पिताजी आए, या भोजन खाने से पहले वो हाथ धो चुका था, क्या वो 7 बजे से पहले घर छोड़ चुका था। तो ये सभी टेंस जो हैं आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में अंत में चुका, चुकी, चुके, या, ये के बाद था, थे, थी आदि शब्द आते हैं। इस टेंस का प्रयोग उस समय किया जाता है जब भूतकाल के किसी समय की बात हो रही है और उस समय के संदर्भ में किसी गुजरे समय में पूर्ण हो चुके कार्य का वर्णन करना हो। अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में किसी भी कार्य के भूतकाल में पूर्ण हो जाने की सूचना मिलती है। अर्थात बीते समय में जो कार्य हो रहा था उसके पूर्ण हो जाने की समय की जानकारी मिलती है। जैसे देखते हैं, जब मैं उसके घर पहुंचा वो खाना खा चुका था। यहाँ पे देख रहे हैं कि जब मैं उसके घर गया तो वो खाना खा चुका था, अर्थात वो खाना जो है वो खा चुका था। हमारे पत्र लिखने के बाद पिताजी आए। इसमें पिताजी कब आए हैं? जब हम पत्र लिख चुके थे। भोजन खाने से पहले वो हाथ धो चुका था। यहाँ पर भी वो हाथ धो चुका था। भोजन खाने से पहले वो हाथ धो चुका था, भोजन खाने से पूर्व वो हाथ धो चुका था। क्या वो 7 बजे से पहले घर छोड़ चुका था? यहाँ पर भी आपको भूतकाल में कार्य के संपन्न होने का समय पता चल रहा है। To show one past event happened before another or before a started time in past। यहाँ पर जो पास्ट है वो संपूर्ण हो जाने के पहले या बाद के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे 1947 में भारत आज़ाद हो चुका था। इन 1947 इंडिया हैड ऑलरेडी बीन इंडिपेंडेंट, या 1900 में मशीन का आविष्कार हो चुका था। इन 1900 द मोटर हैड ऑलरेडी बीन इन्वेंटेड। तो यहाँ पे पास्ट काल में कोई भी कार्य संपूर्ण हो चुका था, उसके समय के बारे में जानकारी। टू शो वन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर, यहाँ पर एक कार्य के पहले एक कार्य के पूर्ण हो जाने की जानकारी मिलती है। जैसे वर्षा थमने के बाद मैंने खिड़की खोली। तो यहाँ पर पहला कार्य है वर्षा का थमना, अर्थात बरसात का बंद होना, और उसके बाद खिड़की खोलना। तो यहाँ पर एक कार्य पहले समाप्त हो चुका है, उसके बाद दूसरा कार्य चल रहा, पूर्ण हुआ। उसके पहुँचने से पहले मैं पत्र लिख चुका था। यहाँ पर भी उसके पहुँचने से पहले मैं पत्र लिख चुका था, अर्थात एक कार्य के पहले एक कार्य का संपादित होना दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के जो आपके नियम्स हैं या रूल्स हैं। तो सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंस होते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसका अनुवाद करने के लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर्स का प्रयोग करते हैं। जबकि प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट और उसके बाद हैड या हैज या है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैड जो है वो नाउन या प्रोनाउन के सभी रूपों के लिए प्रयोग की जाएगी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग किया जाता है तथा इसके साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का रूप प्रयोग करते हैं। जैसे वो आया, ही हैड कम, मैंने उसे बताया था, आई हैड टोल्ड हिम, या हमने उन्हें आमंत्रण दिया था, वी हैड इन्वेंटेड हिम, वो नहा चुका था, ही हैड बाथ्ड, या निवेदिता चाय पी चुकी थी, निवेदिता हैड टेकन टी, वह मुझे भूल गया था, ही हैड फॉरगॉटन मी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में अनुवाद करना के लिए सब्जेक्ट और उसके बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स लिख देते हैं। इसके बाद आता है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए हम सिर्फ जो आपके सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव, उसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है, और शेष रूल्स जो होते हैं आपका वही रहता है। अर्थात नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट और उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर्स आपका लिखा जाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग किया जाता है, और हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। बाकी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही ट्रांसलेशन होता है। जैसे वह नहीं आया, यहाँ सब्जेक्ट हो गया वह, ही, और उसके बाद हैड, और फिर आना की कम, केम कम, तो और इसके बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। वह नहीं आया अर्थात ही हैड नॉट कम, जबकि इसका सिंपल सेंटेंस होगा ही हैड कम, मैंने उसे नहीं बताया था। तो इसका आपका सिंपल सेंटेंस होगा मैंने उसे बताया था, आई हैड टोल्ड हिम, और जबकि यहाँ पे नकारात्मक हो गया मैंने उसे नहीं बताया, तो आई हैड नॉट टोल्ड हिम, या हमने उन्हें आमंत्रण नहीं दिया था। तो इसका सिंपल सेंटेंस रहेगा हमने उन्हें आमंत्रण दिया था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वी हैड इन्वेंटेड हिम। अब यही जब नकारात्मक हो गया कि हमने उन्हें आमंत्रण नहीं दिया था, तो क्या चेंज होगा, वी हैड नॉट इन्वेंटेड हिम। इनवाइटेड, सॉरी, आमंत्रण इनवाइट करना, तो इनवाइट करना की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड हो जाएगा। हमने उन्हें आमंत्रण नहीं दिया था, वी हैड नॉट इनवाइटेड हिम। अगला है वह नहीं नहा चुका था, तो ही हैड नॉट बाथ, जो बाथ है उसकी थर्ड फॉर्म बास्ड। इसके बाद निवेदिता चाय नहीं पी चुकी थी, तो निवेदिता हैड नॉट टेकन टी, वह मुझे नहीं भूला था, ही हैड नॉट फॉरगॉटन मी। भूलना की फॉरगॉट, फॉरगॉट, फॉरगॉट और फॉरगॉटन। इसके बाद आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जो आपके फ्यूचर टेंस हैं, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसके जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक जो प्रश्नवाचक सॉरी वो वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होते हैं, और दूसरे टाइप के जिसके आपके वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। तो वो वाक्य जिनमें आपका प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है, जैसे क्या मैंने उसे बताया था, या
क्या वो नहा चुका था। तो ये वाक्य जो आपके हैं प्रश्नवाचक शब्दों से आरंभ हो रहे हैं। तो इसका अनुवाद करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर्स का प्रयोग किया जाएगा। जैसे क्या मैंने उसे बताया था, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर बताना की टेल, और उसकी थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा। तो और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिम, तो क्या मैंने उसे बताया था, हैड आई टोल्ड हिम। इसी तरह क्या वो नहा चुका था, तो हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, नहाना की बात, और उसकी थर्ड फॉर्म बास्ड, तो हैड ही बास्ड। या क्या निवेदिता चाय पी चुकी थी, तो हैड निवेदिता टेकन टी। तो ये आपके वाक्य थे जो प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होते हैं। और दूसरे जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाता है, तो उनका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर्स को लिखते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे वो कैसे आया, इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कैसे वाक्य के बीच में आया। तो सबसे पहले कैसे की स्पेलिंग लिखेंगे, तो हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, हाउ हैड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर आना की, कम केम कम, थर्ड फॉर्म कम हो जाएगी। तो वह कैसे आया, हाउ हैड ही कम। दूसरा है हमने उन्हें आमंत्रण क्यों दिया था। इस वाक्य में आपका प्रश्नवाचक शब्द क्यों वाक्य के बीच में आया है। तो सबसे पहले क्यों से हम वाक्य स्टार्ट करेंगे, तो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट वी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इनवाइट का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम। तो हमने उन्हें आमंत्रण क्यों दिया था, इसका ट्रांसलेशन होगा वाई हैड वी इनवाइटेड हिम। अगला है वह मुझे कैसे भूल गया था। तो यहाँ पर भी आपका प्रश्नवाचक शब्द कैसे वाक्य के बीच में आया है। तो सबसे पहले कैसे की स्पेलिंग लिखेंगे, तो वाक्य सबसे पहले हाउ हो गया, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट ही, फिर भूलना फॉरगेट, और इसकी थर्ड फॉर्म जो हो जाएगी फॉरगॉटेन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट मी। तो वह मुझे कैसे भूल गया था, इसका ट्रांसलेशन हाउ हैड ही फॉरगॉटेन मी। इसके बाद आपके वो सेंटेंस जो इंटरोगेटिव होते हैं और उसके साथ साथ नेगेटिव भी होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस इंटरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस, इसका ट्रांसलेशन करने के लिए आपका जैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं सेम वैसे ही करना है, बस सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट का प्रयोग करना है, और शेष आपका ट्रांसलेशन इंटरोगेटिव की तरह ही रहेगा। तो डब्लू वर्ड, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर्स का प्रयोग करेंगे। जैसे वो कैसे नहीं आया, तो हैड ही नॉट कम, या क्या मैंने उसे नहीं बताया था, हैड आई नॉट टोल्ड हिम। हमने उन्हें आमंत्रण क्यों नहीं दिया था, तो वाई हैड वी नॉट इनवाइटेड हिम। क्या वो नहीं नहा चुका था, हैड ही नॉट बाथ। या क्या निवेदिता चाय नहीं पी चुकी थी, हैड निवेदिता नॉट टेकन टी। वह मुझे कैसे भूल नहीं गया था, हाउ हैड ही नॉट फॉरगॉटन हिम मी। तो यहाँ पे हमने देखा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते थे, जो आपके उसमें हम
सबसे पहले डब्लू वर्ड, उसके बाद हाइड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स लिखते थे। जबकि यहाँ पर इंटरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। बाकी आपका सेम इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही रहेगा। तो इस प्रकार हमने देखा जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसके अंत में चुका, चुकी, चुके अथवा या ई के बाद थे, था या थी शब्द आते हैं। अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में बीते समय में कार्य के संपन्न होने के समय की जानकारी मिलती है। अर्थात कोई भी कार्य जो बीते समय में हो रहा था वो उसके पूर्ण होने की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस के जो ट्रांसलेशन है उसके लिए सबसे पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके लिए नियम होता है सब्जेक्ट और उसके बाद हाइड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर्स को लिखा जाता है। और दूसरे टाइप के आपके जो नेगेटिव सेंटेंस हैं उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हाइड, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर्स का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद इंटरोगेटिव जो सेंटेंस थे उसके लिए हम दो प्रकार थे। सबसे पहले डब्लू वर्ड अर्थात क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हाइड, फिर सब्जेक्ट, फिर ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन के लिए क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हाइड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर्स का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जाना। आगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुड डे एंड thanks to all of you to join class.